Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good morning, good afternoon, good evening to everyone. I hope so आप अच्छे होंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया हैं, पढ़ रहे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज की आइए क्लास देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पर हम 2017 का पेपर करेंगे संस्कृत का। 2017 बैच का पेपर कुछ इस तरीके से था कि 2 बार हुआ है। सारे पेपर 2 बार हुए थे, तो इसलिए आपको 2 पेपर देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पेपर 1 पेपर 2 के नाम से मिलेगा। ये 1 घंटे का पेपर रहेगा। आपको 25 नंबर का पूर्णांक रहेगा। सारी बातें आप अपडेटेड हैं और जानते हैं। आपके आते लघु उत्तरी 30 शब्द में, 50 शब्द में आपके लघु उत्तरी रहेंगे। जैसा रहता है पेपर उसी के हिसाब से हम करते हैं। बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। कोई प्रॉब्लम अगर होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और संस्कृत के बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको, जैसे मैथ का बताया था वैसे संस्कृत का भी, और सारे सब्जेक्ट का 1-2 दिन के अंतराल में सारा चीज़ें आपको कवर करके बता दूंगी। आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न से होती है शुरुआत आज की। और आपके पहले स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन यही रहेंगे। घोटका शब्द का अर्थ क्या होता है? बिल्ली होती है, घोड़ा होता है, गधा होता है, हाथी होती है, बताइए। घोटका, घोटका शब्द का मतलब क्या होता है? आंसर करिए। घोटका शब्द का मतलब क्या होता है? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऐसे बहुत सारे जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम आपको याद करने होंगे और इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि घोटका का मतलब घोड़ा होता है। आपका तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी के तीनों आपके शेष जो है वो गलत है। तो 1 नंबर इस तरीके से आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर। षोडशा शब्द का अर्थ क्या है? षोडशा शब्द का अर्थ क्या है? आप लोग आज कमेंट बॉक्स में बिल्ली, गधा और हाथी का जरा संस्कृत में बताइएगा, ताकि आपके साथ जितने और ऑप्शंस दिए हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएं। षोडशा शब्द का अर्थ क्या है? मतलब ये संस्कृत की गिनती आपसे पूछा है, और वो गिनती क्या है हिंदी में ये आपसे जानना चाह रहा है। 11 है, 12 है, 14 है, 16 है। षोडशा शब्द को मतलब कौन सी गिनती होती है, हम क्या कहते हैं, हिंदी में बताना है आपको। आंसर करिए। दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? षोडशा शब्द का अर्थ क्या है? 11 है, 14 है, 12 है, 16 है। तो हम जानते हैं कि संस्कृत में गिनती 50 तक हमें आती है। हमने 50 तक गिनती को पढ़ा है, तो षोडशा का मतलब 16 होता है। तो चौथा ऑप्शन जिन लोगों ने टिक किया उनका सही, 1 नंबर आपको और मिलते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा शब्द। तीसरा एक ही क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है। तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है। षष्ठी विभक्ति एक वचन दूसरा ऑप्शन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन तीसरा विकल्प है, पंचमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चौथा क्वेश्चन है। भव शब्द रूप है। भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन, भू धातु उत्तम पुरुष एक वचन, भू धातु प्रथम पुरुष द्विवचन, भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन। आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा फोर्थ का। आंसर बताइए आपके फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या उचित है। तो जो आपको दिया गया इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन करेक्ट है। भू धातु का मध्यम पुरुष एक वचन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए। उकारांत पुल्लिंग शब्द बताने हैं। उकारांत पुल्लिंग शब्द, पहला ऑप्शन भान, दूसरा ऑप्शन मधु, तीसरा ऑप्शन विष्णु, चौथा ऑप्शन अणु। उकारांत पुल्लिंग शब्द बताने। उकारांत पुल्लिंग शब्द में यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है। भानु भी सही है, विष्णु भी सही है। इसके लिए 2 कंडीशन है। उकारांत के जो शब्द होते हैं वो प्रायः छोटे की मात्रा का उसमें प्रयोग किया जाता है, और पुल्लिंग कहा है तो वो शब्द आपका पुल्लिंग होना चाहिए। इसीलिए आपका भानु और विष्णु यहाँ पर दोनों करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अतिलघुत्तरी की तरफ। छठा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया है कि निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत बताइए। इसी तरह से आपको पशु पक्षी, फलों और अनाजों के बहुत सारे नाम आपको आएंगे। तो दिया है गधा, तोता, मछली और बकरी। तो हम सभी जानते हैं। आइए मैं आपको आंसर्स पे लेके चलती हूँ। मैंने इसको सॉल्व किया है। इसके पहले पेपर में टाइम नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिख पाई थी। तो गधा को हम खरा लिखते हैं या गर्दभा भी लिखते हैं। जैसे एक शब्द की पर्यायवाची बहुत ज़्यादा होती है, वैसे ऐसे ही शब्द भी संस्कृत में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो गधा को हम खरा और गर्दभा लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। तोता को हम शुका और कीरा भी लिख सकते हैं, शुका और कीरा, दोनों में से आप कोई एक याद रख सकते हैं तो वो आपके लिए करेक्ट होगा। मछली को हम मीना और मत्स्य लिख सकते हैं, बकरी को हम अजा लिख सकते हैं। तो यही आपसे 6th क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि मुनिभ्या शब्द किस विभक्ति और वचन में है। मुनिभ्या शब्द ये मुनि के शब्द रूप से, जो कि मैंने आपको करवाया है,
किस विभक्ति और वचन में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप बता सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा, आपको क्या उचित लग रहा है। आइए चलते हैं आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ये मुनि शब्द रूप का तृतीया विभक्ति होता है, मुनिभ्य लिखा हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर यही है कि मुनि शब्द रूप का तृतीया विभक्ति और बहुवचन है, वचन में बहुवचन है, विभक्ति जो है वो तीसरी विभक्ति यानी कि तृतीया विभक्ति होगी। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं फिर ऊपर, देखते हैं 8th क्वेश्चन। युष्माभ्याम शब्द किस विभक्ति और वचन में है। ऐसे आपको बीच बीच के कई सारे शब्द रूपों से प्रश्न दे देगा, हमेशा हमको तीनों रूप लिखने को नहीं देता है, लेकिन कभी कभी हमें तीनों विभक्ति लिखने को भी आती है। तो युष्माभ्याम शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन होगा। तो राइट आंसर आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर बहुवचन होगा, ये तो क्लियर है, हमेशा से ध्यान रखिएगा, क्योंकि युष्माभ्याम आपको याद होने चाहिए कि आपको जितने भी रूप हैं सब में ये आभ्याम वाली जो चीज़ें हैं वो आपके बहुवचन में आती हैं, और विभक्ति जो होगी वो आपकी चौथी होगी। ये देख सकते हैं आंसर्स, यही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, ये 8th देखिए। तो यहाँ पर क्या है, युष्माभ्याम है, चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन का रूप है। क्लियर हो गया, 8 तक हमने कर लिया। 9th पे आते हैं, देखते हैं 9वां क्वेश्चन आज का यहाँ पर क्या है। 9वां क्वेश्चन है, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखिए। कितने पुरुष होते हैं तो हम जानते हैं 3 पुरुष होते हैं, आपको पता है आराम से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आप इस तरीके से तीनों पुरुषों के नाम आराम से लिख सकते हैं, आपका 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है न्यायात प्रथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। आपको इसका हिंदी में अनुवाद बताना है। संस्कृत में दिया है सूक्तियाँ, नीतिपरक वाक्य इन्हीं को कहा जाता है, जो कि संस्कृत में सामान्यतः आपसे पूछे जाते हैं और आपको हिंदी में इसका वाक्य बताना होता है, अर्थ बताना होता है। तो ये कहते हैं कि न्यायात प्रथम, न्यायात प्रथम पथ वाला, ठीक है, प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो वही है, न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते जो वीर पुरुष होते हैं। आइए देखते हैं आंसर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है इसका। ये देखिए, धैर्यवान पुरुष जो होते हैं वो न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। जो भी धैर्यवान है, महापुरुष है, महान गण लोग हैं, महान हैं, साधु संत हैं या जो भी हैं, वो न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अतिलघुत्री का लास्ट सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में लकार कितने होते हैं, निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप राइट आंसर बता सकते हैं कि संस्कृत में 5 लकार होते हैं, ठीक है, और 5 लकारों के नाम आपको पता है, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आप लोग जो लकार के नाम है वो लकार के नाम लिख दीजिएगा, और अगर काल भी बगल में लिख देते हैं, कौन लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विदलिंग लकार, आज्ञा के लिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं और उसके अर्थ भी लिख सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। क्लास अगर सही है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सही है, तो आपको लाइक करना तो ज़रूर बनता है, क्योंकि मंदिर में आना तो घंटी ज़रूर बजाना है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने देखिए यहाँ तक 11 प्रश्नों कर लिया, जो कि आपके अतिलघुत्री सेक्शन यहाँ पर समाप्त होते हैं। यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आपको जितने भी चाहिए हैं, ये सारी कुछ मैंने पढ़ाया है, आउट ऑफ अभी तक कुछ भी नहीं मिला। नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं डबल नंबर वाले की, यानी कि 2 नंबर वाले की। ये क्या कह रहा है, आज का 12वां क्वेश्चन है, लिख धातु के लोट लकार का रूप लिखना है। तो आराम से लिख लेंगे, याद है क्या आप लोगों को। देखिए क्या था, लोट लकार का रूप है, तो यहाँ पर लिखत लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखान लिखा और लिखाम। जैसे पठ धातु का रूप चलता है, पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम, यही है पठ धातु का रूप। तो मैंने इसीलिए कहा है कि आप अगर पठ धातु का याद रखते हैं तो आपको ऐसे उससे संबंधित जितने भी धातु हैं उनका आपको याद रहेगा। तो ये चीज़ अब मुझे याद है, जबकि मेरा कोई काम नहीं है इस वक्त, आज मैं इसको काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे सब कुछ छोड़ चुके हुए। सो फ्रेंड्स, मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है, वो भी संस्कृत है, ठीक है। तो लिख धातु की यहाँ पर क्या बात, अगर चलिए इसका मैं आपको दिखा देती हूँ 12th क्वेश्चन का आंसर। तो कुछ इस तरीके से, और आपको भी अपनी कॉपी में, कुछ मेरी राइटिंग में बिल्कुल मत जाएगा, मैंने फटाफट लिखा, एग्जाम आपका है फ्रेंड्स, मेरा नहीं है, तो इसलिए मेरी राइटिंग में बिल्कुल भी मत जाना, और ऐसा इतना गंदा गंदा बिल्कुल भी मत लिखना, ठीक है। मुझे सिर्फ कराना था आप लोगों को, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, लिखा के करा देते तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा, दैट्स फाइनल, ठीक है। तो ये आपका पुरुष का कॉलम, ये आपका वचन का कॉलम है। आपको पूछा गया तो लोट लकार का, तो लिखा तो लिखताम लिखन, तो लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाओ लिखाम। इस तरीके से आपको अगर किसी भी धातु रूप का पूछता है तीनों, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। आगे बढ़िए, 13 है, आपको एक श्लोक दिया, उसका हिंदी में अनुवाद है, षड दोषा पुरुषेणा हताव्या भूति मिश्चता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस दीर्घ सूत्रा, ठीक है। अब इसका अनुवाद मतलब क्या है, तो कहता है यहाँ पर, इसमें कहा जाता है कि षड्दोषा पुरुषेणा हत्वया भूति
मिश्रता। इसमें कहा जाता है कि व्यक्ति के जो खराब होने के, गलत रास्ते पे जाने के जो लक्षण होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना, ये गिनती 6 है यहाँ पर इसका संस्कृत में। ये पुरुष का मतलब पुरुषेण महान, मतलब पुरुष पुरुष जाति ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर है ये निद्रा एक, दूसरा तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस, दीर्घसूत्रा, ठीक है। नींद, गुस्सा, भय, तंद्रा, आलस, ये सब जो होते हैं काम को टालने की आदत होती है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसे अनुवाद लिखना है तो कैसे लिखोगे इसका 13वां का, तो ये देखिए, व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण होते हैं: नींद, गुस्सा, भय, तंद्रा, आलस और काम को टालने की आदत। अगर हम कोई काम है अरे कल करेंगे तो वो चीज़ हमारी बहुत गंदी आदत है, इस तरह हम बर्बादी के रास्ते पर अग्रसर रहते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं 14 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। बहुत अच्छा प्रश्न आपको दिया है, हिंदी में दिया है, 4 दिए हैं आपको, संस्कृत में इसका अनुवाद करना है। तो आई होप सो आप सभी कैपेबल हैं और कर लेंगे। तो देखिए कह रहा है कि वह घर से विद्यालय जाता है। वह का मतलब यहाँ पे कोई लड़का है, वो घर से विद्यालय जाता है। विद्यालय को हम विद्यालयम लिखते हैं, जाने को हम गच्छति लिखते हैं, घर को हम गृहम या गृहात लिखते हैं और वह को हम सा लिखेंगे, तो आराम से बन जाएगा ये। इसीलिए मैंने आपको जो शब्दावली होती है वैसे संस्कृत की शब्दावली अभी लेटेस्ट क्लास में बताई हुई थी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं, तुम दोनों को हम युवाम लिखते हैं। जहाँ पर तुम दोनों की बात युवाम होता है, संस्कृतम संस्कृतम लिखते हैं, पढ़ते हो को पठता लिखते हैं, ठीक है। तीसरा यहाँ पर दिया है मैदान, लड़के मैदान में खेलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया, करिए आप सभी एक बार। नेक्स्ट यहाँ पर है लड़के मैदान में खेलते हैं, तो लड़के का क्या है, बालका हो जाएगा, ठीक है। और मैदान का क्रीडन, क्रीड़ा क्षेत्र होता है, खेलने का क्रीडंती होता है, आराम से बन जाएगा। राम रामपुर में रहता है, राम को रामा हो जाएगा, रामपुर का रामपुरे या रामपुरम लिख सकते हैं, और रहने को नियुषत लिखते हैं। अब इसका मैं आपको हिंदी में अनुवाद बता देती, मैंने मीनिंग तो बता दी, ऐसे ही हम लोग को मीनिंग से याद रहती है और हम फिर बनाकर लिख लेते हैं। तो देखिए पहला था कि वह घर जाता है, तो आप लिखेंगे सा गृहात विद्यालय, वह घर से विद्यालय जाता है ना, तो यहाँ पर था कि वह शाह गृहात विद्यालयम गच्छति। उसके बाद जो है युवाम संस्कृतम, दोनों संस्कृत पढ़ते हो तो युवाम संस्कृतम पठति। बच्चे खेल में मैदान में खेलते यही था आपसे, तो बालका क्रीड़ा क्षेत्र क्रीडंती। राम रामपुर में रहता था, रामा रामपुरे निवसति। इस तरीके से आपको बनाने को आएगा और आसानी से आप 2 नंबर अपने ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये है आपको दिया गया निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत से हिंदी में लिखना है, आराम से लिख लेंगे। देखिए आपको संस्कृत में दिया है, हिंदी में खगा है, कुजरा है, दाड़िमम है, दाड़िम अनार है, गेहूं गेहूँ, सरसिज सरसजम, नकुला पिपीलिका और अश्वत्था। तो क्या इसमें से कोई ऐसा है जो आप लोगों को नहीं आता है, बता सकते हैं आप मुझे। बहुत आराम से मैंने आपको सारे बताए हैं बहुत पहले और करवाए भी बहुत बार हैं, इससे ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये चीज़ें नहीं करवाई हैं। तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? आंसर बताइए फटाफट सभी लोग, क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा? आंसर करिए, आंसर करने का प्रयास करिए कि राइट आंसर आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कि आप इसके लिए चूज़ करोगे। चलिए बताइए, सारे लिखिए फटाफट सभी लोग। आइए मैं बता देती हूँ, खगा को हम क्या लिखते हैं, पक्षी। कुजरा को हम क्या लिखते हैं, हाथी, ठीक है। कुंजरा भी पढ़ा जाता है। खगा मतलब पक्षी, कुंजरा मतलब हाथी, दाड़िमा मतलब अनार का पेड़ या अनार का फल, गोधूम मतलब गेहूं, और उसके बाद जो है नकुला मतलब जो है ये आपका, नकुला मतलब क्या होता है, नेवला होता है। पिपील का मतलब चींटी होता है। अश्वत्था मतलब पीपल का पेड़, शूर ये ऐसा कहते हैं। और ये सरसों मतलब कमल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं 11 से 19 तक की संख्यावाचक शब्दों में संस्कृत में लिखना। आपको 11 से 19 तक की गिनती लिखनी है, तो ये आंसर आप लिख लेंगे। देखते ही पहले मैंने एक बार लिखा है नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे श्योर नहीं है कि मैंने लिखा है या नहीं लिखा है। फ्रेंड्स मैंने इसको नहीं लिखा है, 17 और 18 को लिखा है, 16 मैंने नहीं लिखा है। तो क्या आप में से कोई ऐसा है जो इसे नहीं लिख पाएगा? चलिए देखिए, तो आप इसे मीनिंग में है 11 से 19, तो 11 को हम एकादशा लिखते हैं, 12 को द्वादशा लिखते हैं, 13 को त्रयोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचदशा, 16 को षोडशा, 17 को सप्तदशा, 18 को अष्टदशा, 19 को एकोनविंशति। फ्रेंड्स मुझे याद है तो आपको डेफिनेटली याद हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ईजी है ये चीज़ें। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते 17वां क्वेश्चन। संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है? अगर हम संस्कृत पढ़ा लिखा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वीडियो क्लिप इसमें के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? तो हम जानते हैं कि जब भी कोई चलचित्र की चीज़ें हैं, इसमें आवाज़ आ रही है, कार्टून है, तो वो चीज़ें बच्चों की आंखों काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो आप लिख सकते हैं कुछ पॉइंट वाइज की सीखने वाले की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। जो सीख रहा है उसकी जो सीखने के बाद रिजल्ट निकलेगा वो आप जो थोड़ा निकलता है वो ज़्यादा निकल सकता है, हो सकता है, क्योंकि मोटिवेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है।
कक्षा में बालकों का ध्यान लगा दाएं बाएं देखने के बजाय वो उस पे फोकस करेंगे। छोटी कक्षाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए सामान्यतः ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छी होती है, उनको बहुत मन लगता है, वो उस चीज़ें काफ़ी अच्छे से मन लगाकर पढ़ते हैं क्योंकि उनको अपने जैसा उसमें कुछ दिखता रहता है। वो भी गोल मटोल से होते हैं और कार्टून भी गोल मटोल से होते हैं, इसीलिए देखिए छोटे बच्चे हमेशा छोटे बच्चों को ही पाकर खेलते हैं, तो अक्सर उनको कार्टून में भी वैसा ही दिखता है। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन है, संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है और चिन्ह सहित उल्लेख करिए। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि संस्कृत में विभक्तियाँ 7 होती हैं। क्या मैंने इसका आंसर लिखा है? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, शायद मैंने नहीं लिखा है। तो संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं, ये ध्यान रखना है। विभक्ति में आप जानते हैं फ्रेंड्स कि आपकी प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, चतुर्थी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो ये 7 विभक्तियाँ हो गई। और कारक और चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, के साथ, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का, की के, अधिकरण में पर। तो फ्रेंड्स ये आपके 18 क्वेश्चन तक मैंने पूरे करवा दिए और पेपर भी बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल था। इस तरह से सारे प्रश्न आपको आएंगे और जो भी पेपर से वो हम करवाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ढेर सारी बातें और क्लासेस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप प्लेलिस्ट बनी हुई सारे सब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।